छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय पार्टी भी चुनावी मैदान में पहुंच चुकी है और लगातार धुआंधार जनसंपर्क कर रही है। वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी सहित निर्दलीय पार्षद और अध्यक्ष प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इस चुनाव प्रचार को सफल बनाने के लिए, लोगों से वोट की अपील करने के लिए बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, चुनावी रोड शो कर रहे हैं और लगातार जो है अपना घोषणा पत्र और को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं इस घोषणा पत्र को लेकर के कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, भाजपा ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन घोषणा पत्र को लेकर के दोनों विपक्षी पार्टी आपस में भी भिड़ चुके हैं। वहीं लगातार इस चुनावी रण में कूदने के बाद जो है प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है। ऐसे में जो है अध्यक्ष पार्षद प्रत्याशी भी पूरी दमखम के साथ अपने अपने ज़िले में, अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। कान्हा तिवारी के साथ विपत सारथी, JK 24/7 न्यूज़, रायपुर। देश की राजधानी समेत उत्तर भारत में इस समय मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जहां लोगों को सुबह के समय और रात के समय हल्के गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, तो वहीं दिन के समय ऐसी आपको जो धूप है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है, जो इस वक्त आपको मेरे चेहरे पर भी दिखाई दे रही होगी। और यही कारण है कि लोगों को दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन के समय पूरा आसमान इस तरीके से साफ रहता है, तस्वीरें आपके सामने हैं, और यही कारण है कि तेज धूप सीधा लोगों पर पड़ रही है और इसकी वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी जानकारी भी मौसम विभाग ने दे दी है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी आई है वो हम आपके साथ साझा कर देते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं वो सीधा बहुत तेज़ी से दिल्ली तक पहुंच रही है। पहाड़ों पर तो पहुंच रही है, पहाड़ों पर उसका असर है, लेकिन दिल्ली में ख़ास तौर पर जो यहाँ पर बादल बनने चाहिए थे वो बादल इन हवाओं की वजह से उड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सीधी धूप जो है वो दिल्ली के लोगों पर पड़ रही है और लोगों को दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन सुबह के समय लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग ये सोच रहे थे कि दिल्ली से ठंड जा चुकी है, तो इसका जवाब भी मौसम विभाग ने दे दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आप ये नहीं कह सकते कि ऑफिशियली ठंड ने जो है वो अलविदा कह दिया है और ना ही ये कह सकते हैं कि दिल्ली में गर्मी ने दस्तक दे दी है। तो यानी मौसम कुल मिलाकर अजीबोगरीब इस वक्त राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। और इसके साथ आपको जानकारी दे दें कि आने वाली 8 फरवरी को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसका असर हाँ पहाड़ी इलाकों पर तो ज़रूर होगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया। और साथ ही पंजाब और राजस्थान में कोल्ड वेव जैसी स्थिति रह सकती है। लेकिन ख़ासतौर पर दिल्ली NCR में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली का मौसम जैसा बना हुआ है ऐसा ही बना रहेगा। 1 डिग्री जो है वो मिनिमम टेम्परेचर ऊपर ज़रूर जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और ना ही मौसम विभाग ने कोई आने वाले दिनों में बारिश को लेकर भी कोई अलर्ट दिल्ली के लिए जारी किया है। तो यानी कुल मिला के जो राजधानी दिल्ली और NCR का मौसम है वो इसी तरीके से अगले 2 से 3 दिन तक बना रहेगा। लोगों को सुबह के समय और रात के समय जो है वो हल्की गुलाबी ठंड का एहसास होता रहेगा, लेकिन दिन के समय लोगों को ऐसे ही धूप जो है वो परेशान करती रहेगी और लोगों को गर्मी का एहसास कराती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे देहरादून के नगर निगम चुनाव को लेकर के जो संपन्न हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें विजय किया है। भारतीय जनता पार्टी को नया मेयर सौरभ थपलियाल के रूप में मिला और इसी सभी चीज़ों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की जो खुशियाँ हैं वो चरम पर हैं। लेकिन कल शपथ ग्रहण समारोह है और साथ ही साथ नई सरकार का, जो नगर निगम की नई सरकार है, उसका गठन होने जा रहा है, क्योंकि 100 के 100
जो पार्षद हैं वो इसकी शपथ लेंगे और पूरे नगर निगम को सजाया जा रहा है, सारी तैयारियां की जा रही है और साथ ही साथ जितनी भी तैयारियां हैं इन सभी चीज़ों को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। लेकिन अब बड़ी बात आती है कि दावे और वादों को लेकर के जो सौरभ थपलियाल ने चुनाव में किए थे। चुनाव के बीच उन्होंने जनता के बीच जाकर के दावे वादे किए और कहा कि हम चुनाव में आने वाले समय में अगर हम चुनाव जीतते हैं और नगर निगम में वो मेयर प्रत्याशी बन के जब आएँ और मेयर पद अगर वो संभालेंगे, अगर मेयर बन जाते हैं, जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो उसके बाद सबसे पहले वो देहरादून का स्वरूप बदलेंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अब वो मेयर बन चुके हैं। कल उनकी शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और उसके बाद जिम्मेदारियों का एक भार या कहें कि नई जिम्मेदारियों के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि उनके जो दावे और वादे हैं वो किस तरीके से पूरे करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि देहरादून का जो नगर निगम है वो सबसे बड़ा नगर निगम है और साथ ही साथ इसका स्वरूप पुराने जैसा बनाएंगे। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर ट्रैफिक कंट्रोल और तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने वादे किए थे। ये कल देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ J24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। लाड़की बहन योजना पर सरकार का नया फैसला, कार वाली महिलाएं होंगी अयोग्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। आज बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के जो लाभार्थियों की जांच शुरू कर दी है, खासकर उन महिलाओं की जिनके पास चौपहिया वाहन है लेकिन फिर भी वे इस योजना का लाभ उठा रही है। अब सरकार इन्हें अयोग्य करार देकर योजना से बाहर करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं, लेकिन शर्त यह है कि परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम हो, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी न हो और लाभार्थियों के नाम पर 4 पहिया वाहन न हो। अब सरकार आरटीओ से जानकारी लेकर ऐसी महिलाओं की पहचान कर रही है। सरकार बस ये तय कर रही है कि जिन महिलाओं के पास 4 पहिया वाहन है उन्हें योजना का लाभ ना मिले। कोई जुर्माना नहीं लगेगा, सिर्फ उनका नाम हटाया जाएगा। ये चर्चाएं चल रही है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि कार होना गरीबी का पैमाना कैसे हो सकता है। कई महिलाएं पहले काम करती थी लेकिन अब बेरोजगार है। कुछ ने कोविड से पहले कार खरीदी थी लेकिन अब आर्थिक रूप से कमजोर है। इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। खासकर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट ने इस फैसले का विरोध किया है। महिलाओं को पहले वोट के लिए योजनाओं का लालच दिया गया और अब उन्हें बाहर का जो रास्ता दिखाया जा रहा है, ये धोखाधड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या लाड़की बहन योजना वाकई जरूरतमंदों तक पहुंच रही है? क्या सरकार का फैसला लाभार्थियों को सही पहचान के लिए है? ये जो है राजनीतिक बदले का हिस्सा है? इस तरीके के कई सवाल उठना शुरू है। इस मुद्दे पर सरकार की सफाई क्या होंगी और क्या महिलाएं इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगी? देखना होगा कि सरकार इस विवाद से कैसे निपटती है। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज़, मुंबई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब लखनऊ नगर निगम की ओर से कई विशेष प्रायोजन करने जा रहा है। जहां लखनऊ की चटोरी गली तो सबसे बड़ी प्रसिद्ध गली थी ही, जहां लाजवाब व्यंजन लोगों को खाने को मिलते थे, अब उसी की देखा देखी प्रदेश की राजधानी में कई और ऐसे स्थान बनने जा रहे हैं जो पूरी तरीके से वेंडिंग जोन घोषित हो गए हैं। और ये वेंडिंग जोन ऐसे वैसे नहीं, बल्कि इन वेंडिंग जोनों में वो सारे लाजवाब व्यंजन आपको देखने को और खाने को मिलेंगे, उन कप का स्वाद लेने को मिलेंगे जो आप विदेशों में जा कर के ट्राई करना चाहते हैं या जो विदेशों के फूड्स फेमस हैं। साफ तौर पे राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ में, साथ ही साथ गोमती नगर के एक प्रसिद्ध होटल के बगल में खासकर वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। एक जोन ऐसा स्थापित किया जा रहा है जहां पर सिर्फ ठेले जो मॉडर्नाइज ठेले हैं वो वहां पर खड़े हुआ करेंगे। यानी कि अब लखनऊ की खूबसूरती को और जायके को पाने के लिए इन जगहों पर जाकर खासकर वो स्वाद लिया जा सकता है जो स्वाद अब तक सिर्फ और सिर्फ विदेशों में मिलता था। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने फैसला लिया है
कि अब लखनऊ में व्यंजनों को टेस्ट करने के लिए लाजवाब व्यंजन लोग जिससे खा सकें, और वो व्यंजन जो अब तक सिर्फ विदेशों में मिलते थे या किसी जगहों के प्रमुख प्रसिद्ध व्यंजन हैं, उन्हें राजधानी लखनऊ में एक ही जगह पर समेट कर लाया जाएगा। गोमती नगर चूँकि पॉश इलाका है, वहाँ पर गोमती नगर के आगे हाई कोर्ट के ठीक पास में एक वेंडिंग जोन स्थापित किया जा रहा है, जहाँ तकरीबन लगभग 50 से अधिक दुकानें होंगी। इसके साथ साथ पुराने लखनऊ जिसे अवध का क्षेत्र माना जाता है, खासकर घंटा घर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी इस तरीके का वेंडिंग जोन घोषित किया जा चुका है, जहाँ पर मॉडर्नाइज दुकानें होंगी और वो मॉडर्नाइज व्यंजन बेचेंगे। वो व्यंजन जो अब तक आपको खाने के लिए बाहर जाना होता था, अब वो आपको राजधानी लखनऊ में जायके के साथ मिलेंगे। ये पहल लखनऊ नगर निगम की है और लखनऊ नगर निगम सबसे पहले इन जोनों में अलॉटमेंट के आधार पर उन दुकानों को निर्धारित करेगा। उसके बाद उनकी बोली लगेगी। जो टेंडर होगा, उस ई टेंडर प्रक्रिया के तहत वो दुकानें लोगों को चलाने के लिए मिलेंगी। सबसे बड़ी बात ये कि उन अनुभवी लोगों को ये टेंडर मिलेगा जो पहले ही कहीं ना कहीं कार्य कर चुके हैं या वो किसी नाम से प्रसिद्ध हैं। अगर बात करें राजधानी लखनऊ के पुराने इलाकों की, तो वहाँ के कबाब से लेकर के तमाम वो कई नामचीन हस्तियाँ हैं जो पुराने लखनऊ की शान और आन और बान हैं। ऐसे में व्यंजनों को लेकर के वो सभी पुराने लखनऊ घंटाघर के आसपास के इलाकों में घोषित होने जा रहे वेंडिंग जोन में शॉप्स लगा पाएंगे और लोगों को अपने जायके का मज़ा दे पाएंगे। इसी प्रकार से राजधानी लखनऊ में पर्यटकों को, जो पर्यटक हैं जो आया करेंगे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बेहतर मौका होगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, जेके 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे बड़ी खबर की, क्योंकि उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक चारधाम यात्रा है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसकी तारीखें भी तय कर दी गई हैं। यानी कि 30 अप्रैल से उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी होगी। और उसी के साथ देखिएगा कि जो तैयारियाँ हैं वो प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। आपदा प्रबंधन की भी कहीं ना कहीं जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस बार कुछ नया जरूर इस चारधाम यात्रा में किया जाएगा, क्योंकि पिछली चारधाम यात्रा में हमने देखा कि काफ़ी समस्याएं कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को देखने को मिली थी, और वो समस्याएं दोबारा ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन इस बार कुछ नया करने जा रहा है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस बार जो भीड़ देखी गई थी पिछली बार, उसमें जो दिक्कतें आई थी उनको दूर करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। और साफ तौर पर इस बार जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 60% ही हो पाएंगे और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 40% किए जाएंगे। हालांकि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अगले माह से या फिर कहा जा सकता है कि अगले हफ्ते से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर शुरू हो सकते हैं। लेकिन वही देखिएगा कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो यात्रा से 10 दिन पहले ही शुरू किए जाएंगे और भीड़ अधिक ना बढ़े, इसलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। और वही देखिएगा कि परिवहन विभाग ने भी कहीं ना कहीं अपनी कमर कस ली है, क्योंकि चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि यात्रियों को लाने ले जाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो परिवहन विभाग की तरफ से की जाती है। और इस बार जिस तरीके से देखा जाए कि पिछली बार की यदि हम बात करें तो परिवहन की विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं 33,000 बसों ने इस पूरी जो चारधाम यात्रा है उस चारधाम यात्रा में काम किया था। और इस बार भी माना जा रहा है कि इससे भी अधिक जो बसें हैं वो इस चारधाम यात्रा में लगाई जा सकती हैं। और साफ तौर पर देखिएगा कि साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है उसको सुगम बनाने के लिए तमाम विभागों का समन्वय भी बनना जरूरी है, जिसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गग, जेके 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कल रात 5 फरवरी बुधवार को गांधी मैदान क्षेत्र स्थित एक बड़े होटल के प्रबंधक के मोबाइल पे ईमेल भरा एक धमकी मिला। उस धमकी में लिखा हुआ था कि होटल के परिसर में 2 किलो विस्फोटक सामान रखे गए हैं। जितने भी होटल में लोग ठहरे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए और इस बात की सूचना CBI को दे दी जाए। इसके बाद होटल के प्रबंधक ने गांधी मैदान थाना से संपर्क कर उन्हें सारी बातों को जानकारी दी एवं FIR दर्ज कराया गया। FIR दर्ज कराने के बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस ने उस होटल में पूरे रात छानबीन की, सभी को बाहर निकाला गया। रात
तो पूरे रात भर छानबीन करने के बावजूद भी होटल में कोई भी विस्फोटक सामान या कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पाए गए। पटना के सिटी एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि होटल के प्रबंधक के मोबाइल पे एक ईमेल भरा मैसेज आया था। मैसेज जो जिसने किया था उसका नाम याकूब मेमन है। याकूब मेमन ने अपने मोबाइल से मैसेज दिया था कि आपके होटल में 2 केजी विस्फोटक सामान रखे गए हैं और जितने भी लोग इसमें ठहरे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए और इसकी सूचना सीबीआई को दी जाए। लेकिन जांच के उपरांत फिलहाल अभी तक कोई भी आपत्तिजनक सामान या विस्फोटक सामान होटल से नहीं पाए गए हैं। बताया जाता है कि याकूब मेनन खुद अपने मोबाइल से ये मैसेज दिया था या उसके नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने मैसेज देकर ये धमकी दी गई है। ये जांच का विषय है, फिलहाल अभी जांच चल रहा है। लेकिन ये भी बतलाया जाता है कि आज से कुछ दिनों पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी उसी होटल में ठहरे हुए थे जिस होटल को कल रात में धमकी दी गई थी। लेकिन चूंकि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उस होटल में ठहरे थे, इसलिए थोड़ा ये विषय और थोड़ा कठिन हो जाता है कि चूँकि आचार्य वहाँ पे ठहरे हुए थे, जिसे सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है होटल में। फिलहाल अभी भी वहाँ पे पुलिस वहाँ पे जांच कर रही है, लेकिन कोई भी विस्फोटक सामान वहाँ पे नहीं पाए गए हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना।